तो गोविंद पारिक पढ़ रहे हैं। गोविंद पारिक का तुलनात्मक अध्ययन। गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहला पॉइंट त्रिसूत्र आता है। त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध ज्ञान स्वस्थातु परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधयम पितामह। चरक संहिता का फर्स्ट अध्याय का श्लोक है। त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध है। त्रिदंड सत्वमात्मा शरीरम त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात्, ये वाली लाइन आती है। फिर त्रिस्थूण आते हैं, तो त्रिस्थूण भी वात पित्त कफ को बोलते हैं। और स्तंभ, स्थूण और स्तंभ एक ही टर्म है, ठीक है। तो एक ही वात पित्त कफ को बोलते हैं त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। नेक्स्ट आता है उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ। तो त्रय उपस्तंभ में आता है जिन पे वात पित्त कफ टिके हैं वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिपस्तंभ के बाद आता है अपना त्रिस्कंध। त्रिस्कंध में आता है हेतुलिंग औषध, और स्कंद त्रय में आता है हेतु दोष द्रव्य, ठीक है। त्रिस्कंद पूछता है तो आता है हेतुलिंग औषध त्रिस्कंद, और स्कंद त्रय आता है तो हेतु दोष द्रव्य। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है शारंगधर ने सर्वप्रथम, ये आगे पढ़ेंगे। स्कंद त्रय में हेतु दोष दुष्य भी माना है किसी आचार्य ने, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना धूमपान के भेद। नेक्स्ट आता है धूमपान के भेद। तो चरक, सुश्रुत और शारंगधर। चरक ने धूमपान के 3 भेद बताए, सुश्रुत 5 भेद बताते हैं और शारंगधर जो है वो 6 भेद बताते हैं। अब ऐसे याद रखो, चरक, सुश्रुत और शारंगधर 3 के अनुसार पढ़े, 3, 5 और 6 किसके भेद? धूमपान के भेद। नेक्स्ट आता है धूम नेत्र का प्रमाण। तो धूम नेत्र का प्रमाण अंगुल प्रमाण में। तो चरक, सुश्रुत, शारंगधर। ट्रिक है इसकी, है चरक की ट्रिक है, चरक की ट्रिक है VSP। VSP ट्रिक है चरक की, है ना। वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, ये क्रम से याद रखना है। वैरेचनिक 24, स्नेहिक 32 और प्रायोगिक 36। अब इसको ऐसे याद रखो कि वैरेचनिक सबसे कम होगा। वैरेचनिक नेत्र का प्रमाण सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि ये विरेचन, शिरो विरेचन धूमपान है ना, तो ये विरेचन शोधन कर रहा है, तो शोधन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो दोष प्रकोप हो जाता है, वात प्रकोप हो जाता है उससे। इसलिए वैरेचनिक का प्रमाण है 24 और स्नेहिक का प्रमाण 32 है और प्रायोगिक का प्रमाण 36 है। ये 3 याद रखना, 24, 32, 36 VSP। नेक्स्ट सुश्रुत आता है। तो सुश्रुत जी ने प्रायोगिक 48 बताया, ऐसे याद रखना 48, 24, 32, 48। सुश्रुत का प्रायोगिक हो 48 अंक। और सुश्रुत ने इसके अलावा 2 और माने, कासक और वामक, जिन दोनों की प्रमाण सेम बताया 16, 16। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सुश्रुत जो है थोड़ा बूढ़ा था, बूढ़ी फोटो दिखती है सुश्रुत की सर्जरी करते हुए। तो बूढ़े लोग क्या करते हैं, या तो उल्टियाँ करते हैं या खांसते रहते हैं, तो इसलिए सुश्रुत ने 16, 16 कासग्न और वामक धूमपान की लंबाई बता दी। नेक्स्ट धूम नेत्र का प्रमाण बता दिया, कासग्न और वामक का 16, 16। नेक्स्ट शारंगधर आता है। अब शारंगधर जो है, तो शारंगधर जी ने क्या किया, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। उन्होंने ये प्रायोगिक स्नेहिक वामक बताने की जगह इनके गुण बता दिए। तीक्ष्ण, प्रायोगिक स्नेहिक तीक्ष्ण, इनके विरेचक, इनकी जगह इन्होंने बता दिए। जैसे शोधन की जगह इन्होंने तीक्ष्ण दे दिया। स्नेह का गुण होता है मृदु, तो इन्होंने लिख दिया मृदु। और प्रायोगिक शमन के लिए करते हैं तो उन्होंने उसका टर्म दे दिया शमन। तो इन्होंने तीक्ष्ण, मृदु और शमन ये 3 बता दिए। तीक्ष्ण की बता दी लंबाई 24 अंगुल, मृदु की बता दी 32 अंगुल, और जो शमन है उसकी बता दी 40 अंगुल। तो शारंगधर का पढ़ लिया अपन ने, तीक्ष्ण, मृदु, शमन 24, 32, 40। और इन्होंने भी वामक और व्रण धूमपान माना है शारंगधर ने। और वामक की लंबाई बताइए 10, व्रण धूमपान की भी 10 बताइए। 10, 10 बताते हैं शारंगधर
और 16-16 बताते हैं आचार्य सुश्रुत। तो अब एक बार रिवीजन मार लेते हैं। एक देखो, एक ये भी लिख रखा है, सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। वाग्भट ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। और वाग्भट जी ने कासग्नि की लंबाई मानी है 8/10 अंगुल। दोनों आंसर जाएगा। कासग्नि में 8 और 10 दोनों हैं, और व्रण धूपन नेत्र बोले वाग्भट के अकॉर्डिंग 8 जाएगा। सुश्रुत के अनुसार व्रण धूपन नेत्र की लंबाई बोले तो 8 जाएगा। अब देखो एक बार रिवीजन मार लेते हैं एक बार पूरा। अपन ने धूम नेत्र का प्रमाण पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था धूमपान के भेद, चरक, सुश्रुत और शारंगर के अनुसार। चरक ने 3 बताए थे, सुश्रुत ने 5 बताए थे। हाँ जी, तो अपन रिवीजन मार रहे थे। तो चरक की ट्रिक थी VSP, पहले 3, 5 और 6, चरक, सुश्रुत, शारंगर। फिर चरक की ट्रिक थी VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, 24, 32, 36, एक चरक का था। सुश्रुत का भी VSP था, और सुश्रुत के में 24, 32, 48 था। और सुश्रुत क्योंकि वृद्ध थे, इसलिए सुश्रुत के में अपन ने 2 और जोड़े थे, कासग्न और वामक। कासग्न और वामक दोनों का 16-16 था। नेक्स्ट शारंगर ने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी थी। शारंगर जी ने बताया था मृदु, तीक्ष्ण, मृदु और शमन, और इनकी 24, 32, 40 बताई थी। और शारंगर ने भी कासग्न और व्रण धूपन बताया था। कासग्न और व्रण धूपन दोनों की बताई थी शारंगर ने 10-10 अंगुल लंबाई। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई थी। अपन उसमें नहीं पढ़ी थी ना, कासग्न और वामक की पढ़ा था। सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई बताई थी वही 8 अंगुल, जब शारंगर से कम है 8 अंगुल व्रण धूपन नेत्र की लंबाई। और वहीं वाग्भट जी ने बताई थी 8/10। ये हो गया था अपना प्रायोगिक धूमपान के काल। प्रायोगिक धूमपान के काल में चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताए थे? 8 बताए थे। वाग्भट ने भी 8 बताए थे, और सुश्रुत ने। अब देखो वाग्भट जी ने काल 8 बताया, प्रायोगिक धूमपान के मृदु के 11 और तीक्ष्ण 5। 5, 8, 11 हो गए वाग्भट के। तीक्ष्ण प्रायोगिक के 8, मृदु के 11। सुश्रुत ने 12 बताए। अब इसमें विप्रास ट्रिक बैठती है, देखो सुश्रुत के वाले में विप्रास, देखो 3, 4, 5। तो सुश्रुत के जो प्रायोगिक धूमपान के काल है उनकी ट्रिक है विप्रास। वैरेचनिक 3, प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5। चरक ने 8 बताए प्रायोगिक के। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लेख्य शुक्त्वा दन्तात् निगृह्य च नावानंजन निद्रान्ते सात्मवान धूमपो भवेत्। ये प्रायोगिक। वाग्भट जी ने प्रायोगिक के 8, तीक्ष्ण 5, मृदु 11, 5, 8, 11। तीक्ष्ण, प्रायोगिक और मृदु 5, 8, 11। ये वाग्भट के ट्रिक। तीक्ष्ण, प्रायोगिक और मृदु 5, 8, 11। सुश्रुत के 12 हो ही गए, 3, 4, 5। इनसे इतना अंदर डिटेल से क्वेश्चन आएगा नहीं, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। प्रायोगिक तो देखो 4 काल जो बताएं प्रायोगिक के, उनमें नॉर्मल जो अपन कर्म करते हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे दंत धावन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद भोजन कर रहे हैं, और फिर अपन ड्यूटी पे गए शस्त्र कर्म करने, सर्जरी करने गए अपन, तो ये हो गए अपने प्रायोगिक, ये 4। स्नेहिक में अपनी जो क्रिया है, नित्य क्रिया, जैसे मूत्र त्याग करना, मैथुन करना, हंसना, क्रोध करना, छींकना, मतलब इसमें अपनी इंद्रियों से रिलेटेड है। ये इंद्रियों से रिलेटेड, अपन ऊपर जो पढ़ा वो इंद्रियों से रिलेटेड नहीं था। इंद्रियों से रिलेटेड है, उसमें स्नेहिक आएगा, क्योंकि इंद्रियों में रुक्षता आएगी।
इंद्रियां कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उससे बुद्धि में रुचता आएगी, तो उनको स्नेहन करना जरूरी है, तो इसलिए उसमें स्नेह करना पड़ेगा। मूत्र त्याग, शवतु, मैथुन, हंसना और क्रोध करना। क्रोध करने से तो रुचता आती है। नेक्स्ट वैरेचनिक, वैरेचनिक 3 स्नान, दिवास्वप्न और क्षत्रिय। देखो वैरेचनिक कब करेंगे? स्नान के बाद में। वैरेचनिक धूमपान इम्पोर्टेंट है। स्नान जो है उसमें वैरेचनिक प्रायोगिक दोनों होता है। दिवास्वप्न दिन में सोने के बाद तो कब बढ़ेगा? जब कफ बढ़ने वाली स्टेट जो भी होगी उसमें विरेचनिक होगा। स्नान करने के बाद भी कफ बढ़ता है बॉडी में, तो अपन ने विरेचनिक कर दिया। दिन में सोने के बाद तो सबसे ज़्यादा कफ पित्त बढ़ता है, तो उसमें विरेचनिक कर दिया। और तीसरा छर्दी, छर्दी के बाद भी बचा हुआ दोष निकालने के लिए भी विरेचनिक धूमपान करते हैं। ये हो गया आपने, ठीक है, याद हो जाएंगे। निद्रा के भेद आते हैं, तो निद्रा के भेद में चरक 6, सुश्रुत 3, वाग्भट 7 निद्रा के भेद। और एक शारंगधर ने 1 बताया, एक प्रकार की निद्रा बताई। अब चरक ने 6 कौन-कौन सी बताई है? देखो सबसे पहले तो इसमें डिवीजन बना लो, जैसे पहले तो अपन नॉर्मल वाली पे आ जाओ। नॉर्मल वाली हो जाएगी अपनी रात्रि स्वभाव प्रभाव, जो नॉर्मल रात को सोते टाइम आई। अब तीसरी नॉर्मल के बाद में आ जाओ, मन शरीर की थकान से, व्याधि से और एक्सीडेंट से, ये 3 आ जाओ। पहले तो रात्रि स्वभाव प्रभाव बोल दिए अपन ने, फिर आए अपन मन शरीर की थकान से, तो मन और शरीर समसम हुआ, है ना। तीसरा अपन, ये 2 हो गई वैसे, 1 2 3 4 5, हाँ ये 2 हो गई। रात्रि स्वभाव प्रभाव 1, मन संभव और शरीर समसंभव, मन संभव और शरीर समसंभव 2 हो गई। इनके बाद आ जाती है अपनी मनीष समसंभव के बाद में कि व्याधि, व्याधि से होने वाली तो व्याधि अनुवर्तनी, एक्सीडेंट से होने वाली तो आगंतुकी, ये अपनी हुई 5, ठीक है। इसके बाद एक आती है जो अपनी 5 तो नहीं है, गड़बड़ हो गया, 3 4 5 6 7, देखो रात्रि स्वभाव प्रभाव मन और शरीर वाली, फिर व्याधि वाली, फिर आगंतुकी, आगंतुकी के बाद में श्लेष्म समुद्भव तमोभव। देखो चरक ने है ना मन शरीर को एक ही में क्लासिफाई किया है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चरक ने इन दोनों को एक ही में माना है, मन और शरीर को, तो ये एक में मानना। वाग्भट ने 2 अलग अलग कर दिया, तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। चरक ने मन शरीर को एक में माना है और 6 बताइए, वाग्भट ने दोनों को अलग अलग करके 7 बताए। अब देखो चरक की बोल देता हूँ। पहली चरक की जो नॉर्मल आती है रात्रि स्वभाव प्रभाव, दूसरी मन और शरीर के श्रम से आती है, मन और शरीर श्रम संभव। तीसरी व्याधि से होने वाली व्याधि अनुवर्तनी। चौथी जो एक्सीडेंट वगैरह से हो जाए आगंतुकी। पांचवी जो कफ के बढ़ने से आती है, दोष के बढ़ने से, तो श्लेष्म समुद्भव। और जो जो तमोगुण से आती है, दोष और एक तमोगुण, तमोगुण से जो आती है वो तमोभव। तो ये हो गई चरक के अनुसार 6 प्रकार की निद्रा। अब आती है सुश्रुत के अनुसार 3। तो सुश्रुत ने एक तो स्वाभाविक बताई है जिसको वैष्णवी बोला है सुश्रुत ने, वैकारिकी और तामसी। देखो सुश्रुत ने एक स्वाभाविक, वैष्णवी, वैष्णवी के बाद में वैकारिकी, और एक तम से आने वाली, एक विकार से आने वाली, एक स्वभाव से आने वाली और एक तमोगुण से आने वाली, ये 3 बताई सुश्रुत। नेक्स्ट वाग्भट, वाग्भट ने मन शरीर को अलग अलग कर दिया, बाकी सब चरक के अनुसार। वाग्भट ने 7 बताई, सुश्रुत 3, चरक 6 और वाग्भट 7, और शारंग जी ने 1 ही बताई है।
नेक्स्ट आ जाता है अपना दही के भेद। तो सुश्रुत ने 7 प्रकार के दही बताए और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार के दही बताए। भाव प्रकाश ने 5 दही, सुश्रुत ने 7 दही, याद रखना। अब आता है अधारणीय वेग। अधारणीय वेग जो होता है वो 13 होते हैं चरक के अनुसार, वाग्भट के अनुसार भी 13 होते हैं। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर काश का वेग माना। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। वाग्भट, वही बात है, वाग्भट थोड़ा बूढ़ा था तो वो क्या खांसता था, ठीक, वृद्ध नाम रखता था तो उसके, खांसता था तो वो उद्गार नहीं बताता, वो काश मानता है, उद्गार के स्थान पर काश मानता है। चरक उद्गार का वेग मानता है काश के स्थान, चरक न उद्गार मानता है। तो ये हो गया धारणी में। चरक के अनुसार भी 13 है, वाग्भट के अनुसार भी 13 है। उस वाग्भट में थोड़ा सा चेंज है, उद्गार के स्थान पर काश का वेग मानता है। नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट में पढ़ेंगे।